गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज ही सभी जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। आज जल्दी से आज बेटा सभी फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन का रिवीजन कर रहे हो ना आप लोग? इंट्रोडक्शन जो पहला आपके पास बेसिक वाला था उसका आपके पास रिवीजन चल रहा है ना? करते रहना उसका, ठीक है। चलिए आज ही सभी जल्दी से बेटा। बहुत स्पीड करी थी आपने बेटा, कहाँ स्पीड करी? 3-4 पेज ही तो पढ़ाए थे कल, 3-4 पेज ही पढ़ाए थे, कहाँ जल्दी करी? जल्दी करते तो 10-15 पेज हो जाते। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज ही सभी जल्दी से। चलिए जब तक कि कल की बात कर लेते हैं कि कल तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया था कि भाई जो कनेक्शंस है वो आपके पास क्या होते हैं। दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए जो एलिमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर कनेक्शन बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 होते हैं। डायनेमिक के अंदर लोडिंग कैसे आती है? डायनेमिक के अंदर लोडिंग कैसे आती है? मूविंग वाली, जिस कारण से आपके पास कौन सी स्ट्रेस लगती है? अल्टरनेटिव। और इस डायनेमिक कनेक्शन के लिए जो आप प्रोवाइड करते हैं उन कनेक्शन का नाम आपके पास क्या होते हैं? रिवेटेड। नाम क्या होते हैं? रिवेटेड कनेक्शन। जो आपके पास स्टैटिक कनेक्शन होते हैं उनके ऊपर लोडिंग कौन सी आती है? नॉट मूविंग वाली आती है, मतलब कांस्टेंट लोड वाली। तो इनके लिए जो आपके पास कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं? वैलिड कनेक्शन। और जहाँ पे आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेंटेनेंस कर सकते हैं वहाँ पर आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हम आपके पास वोल्टेज कनेक्शन। फिर मैंने आपके पास बताया था कि आपके पास ऑर्डिनरी एक बोल्ट होता है जिसका कोड आपके पास क्या था? 1300। कौन सा कोड होता है? ऑर्डिनरी बोल्ट होता है जिसके लिए कोड आपके पास क्या होता है? 1363 या 1367 रहता है, ठीक है। ये आपके पास जो बोल्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं? लो कार्बन स्टील के बने होते हैं। और ये आपके पास किस लोड को रोकते हैं? आपके पास लाइट लोड को रोकते हैं। कैसे आपके पास अवेलेबल होते हैं मार्केट में? M5 से M36 तक के लिए अवेलेबल है, उससे ज्यादा के लिए आपको ऑर्डर देने पड़ते हैं, ठीक है। M आपके पास यहाँ पे क्या होती है? मैट्रिक यूनिट, जो किस में होती है? MM में। और जो नंबर होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं? नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट। जो नॉमिनल डायमीटर होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं? विदाउट थ्रेडिंग। कौन से होते हैं? विदाउट थ्रेडिंग। जैसे कि आपके पास ये रहता है, जो विदाउट थ्रेडिंग वाला रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? शेंक। और जहां पे आपके पास थ्रेडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नेट वाला। जो आपके पास नेट एरिया है वो शेंक एरिया का कितना परसेंटेज होता है? 78। मतलब जब थ्रेडिंग करते हैं तो कितना एरिया रिडक्शन हो जाता है? 22%। ये अवेलेबल कैसे होते हैं? ग्रेड के अंदर। जो ग्रेड के अंदर आपके पास पहला नंबर होता है, पहला नंबर होता है जो क्या बताता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को। तो कितनी हो जाएगी? 400। और जो डेसिमल वाला नंबर है वो क्या बताता है? आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ को। क्या बताता है? यील्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है क्या। फिर बात करते हैं कि आपके पास बोल्ट और भी था जिसका नाम क्या था? HYFG बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ओके, ये बोल्ट किस टाइप की लोडिंग को लेते हैं? रिवर्सिबल ऑफ लोडिंग को रोकते हैं, जो अल्टरनेटिव स्ट्रेसेस को जनरेट करते हैं। ये जो आपके पास बोल्ट होते हैं वो फ्रिक्शन ग्रिप के कारण से आपके पास लोड को ट्रांसफर कर पाते हैं। इन पे ग्रेड के अंदर कैसे अवेलेबल होते हैं? 10.8 INS। ये अल्टीमेट है, ये आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। अगेन डेसिमल से मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या मिल जाएगा? यील्ड। और जो एस है यहाँ पे क्या बताता है? इसकी हाई स्ट्रेंथ को बताता है। फिर हमने बात की थी आपके पास जॉइंट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम आपके पास क्या था? लैप जॉइंट। जो लैप जॉइंट की जाती है जहां पर आपके पास जो ओवरलैपिंग होगी मिनिमम, मैक्सिमम का कितना होगा? 40 और 40 का मिनिमम, मैक्सिमम जो भी होगा, ठीक है। आपके पास लैप जॉइंट की जो शियर कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या था? 1 × A net × FUB। और जहाँ पे FUB आगे वहां किसे डिवाइड करोगे? 1.25। और जहाँ पे शियर कैपेसिटी निकाल दो डिवाइड करोगे √3 से, ठीक है। फिर बात करते हैं, गुड इवनिंग बेटा, बात करते हैं आपके पास बड जॉइंट के। बड जॉइंट कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल कवर और एक डबल कवर। मैंने आपके पास डबल कवर बताया था जिसका फॉर्मूला क्या था? जिसका आपके पास फॉर्मूला आपके पास क्या था? 1 ×
ए शैंक प्लस में 1 इंटू ए नेट, और यहाँ पे फेलियर किसका होता है, बोल्ट का, तो यहाँ पे भी एफ यू बी, जहाँ पे अल्टीमेट आ गया 1.25, और ये भी शेयर कैपेसिटी तो 1/√3। क्लियर। कल हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, अब इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। चलिए, अब एक जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। कि कैसा फॉर्मूला होता है जनरल शेयर कैपेसिटी का। जनरल फॉर्मूला ऑफ शेयर कैपेसिटी, कि भाई शेयर कैपेसिटी का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अगर आप इसको कोड में देखते हैं तो आपको कैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। और बेटा याद रखना कि मैं जितने भी आपको फॉर्मूले बता रहा हूं ना, ये सिर्फ एक बोल्ट के लिए होते हैं, ये सिर्फ आपके पास एक बोल्ट के लिए होते हैं। ठीक है बेटा, अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, अभी स्टार्ट ही किया है। ये सारी कैपेसिटी किसने बोल्ट की है, एक बोल्ट की। अगर ज्यादा बोल्ट लगे होंगे, मान लो कि 2 बोल्ट लग रहे हैं, तो इसी जो वैल्यू आती है यहाँ से, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिर जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन, शैंक में कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर प्लेन आपके पास नेट में कितने आ रहे हैं। ओके, और जब आपके पास फेलियर यहाँ पे किसका होता है, शेयर कैपेसिटी में किसका फेलियर होता है आपके पास, बोल्ट का, तो मैंने क्या लिख दिया, एफ यू बी। फेलियर होता है तो एफ यू बी, और जहां पे अल्टीमेट आ गया किससे डिवाइड करोगे, 1.25, और जहां पे शेयर आ गया वहां पे इसको 7 में डिवाइड करना है, 1/√3। ये होता है जनरल फॉर्मूला इसके लिए, शेयर कैपेसिटी के लिए। ठीक है, अगर वो आपसे बोलता है कि भाई शैंक में से फेल हो रहा है, तो आप शैंक वाले एरिया लोगे। अगर वो बोलता है नेट में से कंसिडर हुआ है, तो आप नेट वाला कंसिडर करोगे। अगर वो कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोलता, तो भी आपको नेट वाला ही कंसिडर करना है, याद रखना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो बोलता है शैंक में से फेल हो रहा है, तो शैंक वाला लेना। वो बोलता है कि नेट वाले में से फेल हो रहा है, तो नेट वाला लेना। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता, तो कहां से कौन सा लेना है, हमेशा नेट वाला लेना है। ठीक है, इसको लिखो, फिर बताता हूं इस लाइन को, फिर इस लाइन को लिखते हैं। बेटा ये बस फर्स्ट ही है, स्टार्ट ही किया है यहां से। हाँ, इन दोनों में से एक ही लेना होता है। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों। बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा सुदीप, है ना। इन दोनों में से एक ही लेना होता है, वो बताऊंगा क्यों। ठीक है, हाँ, दोनों में से फेल होगा तो दोनों में से लोगे। ठीक है, एनएस बेटा बताया था ना कल, नंबर ऑफ शेयर प्लेन, कल आपको बताया तो था। एनएस क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन, नंबर ऑफ शेयर प्लेन। कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था शेयर प्लेन कौन से होते हैं, जहां जहां से आपके पास फेलियर होता है उसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर प्लेन कहते हैं। देखो ये एक जनरल फॉर्मूला है बेटा, ये एक जनरल फॉर्मूला है। जब तुम डिजाइन करते हो तो तुम्हें पता नहीं होता कि फेलियर कहां से हो रहा है, तो हम डिजाइन को सेफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम एक ही लेते हैं। क्लियर बात। देखो जनरल फॉर्मूला मतलब भाई दिखेगा कैसा। अब डिजाइन के लिए मुझे सेफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक ही वैल्यू की तरफ जाता हूं मैं। क्यों, आ जाओ मैं बताता हूं अभी। ठीक है, इन दोनों में से एक की तरफ ही क्यों जा रहा हूं। इफ शैंक एरिया is consider, if shank area is consider in calculation, then design will be economical, कैसा होगा डिजाइन, इकोनॉमिकल।
याद रखना, जब भी शैंक एरिया लिया जाता है तो डिजाइन कैसा हो जाएगा आपके पास, इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात आपके पास क्या है, दूसरी बात क्या है इस नोट के अंदर, कि अगर आपके पास नेट एरिया कंसिडर करोगे, इफ नेट एरिया इज कंसिडर, नेट एरिया इज कंसिडर इन कैलकुलेशन, then design will be safe। ओके, ये रहता है। ठीक है। अगर आप उन दोनों में से शैंक एरिया लेते हो तो डिजाइन कैसा होगा, इकोनॉमिकल होगा। अगर आप उन्हीं दोनों में से नेट एरिया कंसिडर करते हैं तो बेटा डिजाइन कैसा होगा, सेफ होगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि स्टील स्ट्रक्चर में एक ही डिसएडवांटेज है, पहला एक तो कॉस्ट ज्यादा होगा एंड दूसरा कि वहां पे कोरोजन हो जाएगा। तो कोरोजन का तो बात कर लिया था, और पहली बात क्या थी, कॉस्ट ज्यादा होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप स्टील स्ट्रक्चर तभी यूज करते हो जब आपके पास पैसा होगा। तो हम डिजाइन को इकोनॉमिकल बनाने वाला क्राइटेरिया छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर को सेफ कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर सेफ कैसे बन सकता है, जब आपके पास एरिया कैसा लिया हो, नेट लिया हो। ठीक है। इसी कारण से आपके पास जब यहां पर जनरल फॉर्मूले के अंदर देखते हैं कि भाई दो चीजें हैं, तो भी हम आपके पास दोनों फेलियर बेटा कहां से मान लेते हैं, नेट वाले से। कहां से मान लेते हैं, नेट वाले से। ठीक है। कहां से मानेंगे, नेट से। सुधीर बेटा कल की क्लास देखना, उसमें बताए थे नंबर ऑफ शेयर प्लेन, नंबर ऑफ शेयर प्लेन का बेटा वहां पे बताया था कल। मैंने क्या कहा था कि ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, और यहाँ पे मैंने बोल्ट लगा दिया, तो बेटा फेल होगा यहाँ से। तो यही आपके पास शेयर प्लेन होता है। और जब आपके पास बट जॉइंट बताए थे, यहाँ पर ये कवर प्लेट हो गई, ये दूसरी कवर प्लेट हो गई, ये आपके पास बोल्ट लगा दिए, तो बेटा फेल होंगे यहाँ से। तो ये नंबर ऑफ शेयर प्लेन यहाँ पे 2 हो जाते हैं। ठीक है। क्लियर। और यहां पे लिख लेना, इफ नो एनी कंडीशन गिवन देन कंसिडर। बताओ, जब वो नहीं बोलेगा कि कहां से फेल हो रहा है तो कौन सी कंडीशन लेके चलोगे, बताओ। जब क्या कंसिडर करोगे, शैंक एरिया, नेट एरिया। जब वो कुछ भी कंडीशन नहीं देगा तो कौन सा कंसिडर करके चलना है, नेट एरिया। ठीक है। देन कंसिडर नेट एरिया इन कैलकुलेशन, नेट एरिया इन कैलकुलेशन। ओके, देन नेट एरिया इन द कैलकुलेशन। याद रखना, शैंक लोगे इकोनॉमिकल, नेट लोगे सेफ, कुछ भी नहीं बोलता तो हमेशा कौन सा लेना है, नेट लेना है। और आपका क्वेश्चन भी यही बनता है कि वो बेटा वो बताता नहीं है आपके पास फेल कहां से हो रहा है। ठीक है। तो जब आप आपके पास डिजाइन लोड निकालते हो ना, जब आप डिजाइन लोड निकालते हो तो हमेशा आपको कौन सी जगह से लेना है, नेट वाली जगह से। अगर लैप है तो लैप के आगे 1 लगेगा, और आपके पास बट जॉइंट है तो वहां पे 2 लग जाएंगे नेट के आगे। ठीक है ना, एक शैंक एक नेट नहीं लगेगा, बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में आपको। ठीक है। याद रखना, जब भी आप कैलकुलेट करोगे उसके डिजाइन स्ट्रेंथ को निकालने के लिए तो हमेशा कौन से कंडीशन लेके चलोगे, नेट वाला, जब तक कि वो नहीं बोलता। ठीक है। चलो फिर बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक का, जो आपके पास क्या है, स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट, स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट। ओके, देखिए स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट को यहाँ पे 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक बोलते हैं पिच और एक होता है गेज। जनरली बात करता हूं अभी कि ये आपके पास एक बोल्ट है, ये आपके पास दूसरा बोल्ट है। ओके, ये पहला बोल्ट है, दूसरा बोल्ट है,
बोल्ट के सेंटर से दूसरे बोल्ट के सेंटर, ये जो आपके पास डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये जो आपके पास इनके बीच की स्पेसिंग होती है वो किसी भी केस में किससे कम नहीं होना चाहिए, 2.5 डी से, किससे कम नहीं होना चाहिए, 2.5 डी से। और बेटा आपके पास ये जो डी है ना, यहां पर आपके पास क्या होता है, नॉमिनल डाया। बेटा आपके पास क्या होता है, नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट। ओके, तो क्या बोलेंगे, स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट होल शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ डी। ओके, तो यहां पे लिखिए इसके अंदर स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट के अंदर। हाँ बेटा ये सब कुछ आईएस कोड के अकॉर्डिंग है, बट मैं बार बार नहीं कहता कि आईएस कोड है, मैं आपको समझा के बता रहा हूं कि ऐसा क्यों दे रखा है वहां पर। मैं कोई भी चीज नहीं कहूंगा कि आईएस कोड से है, क्यों, क्योंकि मैं उस चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उन्होंने वही वैल्यू क्यों ली, उससे कम पर क्या होगा और उससे ज्यादा पर क्या होगा, पूरा कोड समझा दूंगा, पर आपको ये नहीं कहूंगा कि वैल्यू कोड से है। ठीक है, चलो पूरा की पूरा कोड ही पढ़ते हैं आरसीसी और स्टील के अंदर, पर यूं नहीं कहते ये कोड से है, ये कोड से। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कहते हैं ना कि ये कोड से ले ली, ये कोड से ले ली। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कोड से लिए, बट सारी वैल्यू कहां पर है आपके पास, कोड के अंदर है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे यहां पर कि दो बोल्ट के बीच की स्पेसिंग कितने से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 से। तो क्या लिखेंगे, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन bolt hole, minimum spacing between bolt hole should not be less than 2.5 times of nominal dia of bolt, ओके। अब बात क्या आती है कि यार 2.5 डी से कम पर क्या हुआ कि जो उन्होंने कहना पड़ा कि भाई मिनिमम स्पेसिंग 2.5 डी तो लेना ही है। ठीक है, होता क्या है कि जब आप बोल्ट को 2.5 डी से कम पर प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये जो बोल्ट होते हैं आपस में इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो ओवरलैप कर जाता है। मतलब इसकी जो आपके पास स्ट्रेंथ थी, जो आपके पास इसकी स्ट्रेंथ थी वो यहां तक है, इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो यहां तक है, पर जब स्पेसिंग पास होती है ना, तो बेटा ये दोनों की स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है, जिस कारण से आपके नहीं क्यों खरीदना पड़ेगा। अगर तुम्हें देखना है तो सीधा डाल देना IAS 800 2007 PDF, फोन में खुल जाएगा। तुम लाइव देख रहे हो और तुम PDF नहीं डाउनलोड कर पाओगे, आराम से कर लोगे। ठीक है ना, तो टेंशन मत लो, कुछ खरीद के नहीं लाना, सब कुछ तुम्हें क्या मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा। ठीक है, चलो हाँ देखो ये सुदीप समझदार है, सुनो मेरी बात को। होता क्या है कि जब दो चीजें ओवरलैप कर जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब क्या होगा कि जब बोल्ट की जो स्ट्रेंथ होगी वो ओवरलैप कर गई और स्ट्रेंथ बढ़ गई, अब आपके पास कौन फेल होगा, यहाँ पे हमेशा प्लेट ही फेल होगा। तो हमेशा प्लेट ही फेल हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि आपके पास ये बोल्ट कभी फेल ही ना हो। इसी कारण से कुछ कंडीशन की जहां पे बोल्ट भी फेल हो सके तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 2.5 डी। ठीक है, क्लियर क्या। तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूं, तुम्हें यहाँ पे याद रखना, तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूं क्यों होता है। पहले लिख लो यहाँ पे अवॉइड, यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रैकेट में, अवॉइड फेलियर ऑफ प्लेट, अवॉइड फेलियर ऑफ प्लेट। प्लेट के फेलियर को बचाने के लिए बेटा मिनिमम स्पेसिंग कितना देना पड़ता है, 2.5 डी। कभी आपने देखा होगा ना कि आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं, देखा था नहीं देखा था, पानी के अंदर आपने पत्थर फेंके थे ऐसे करके, सभी फेंकते हैं भाई, सभी फेंकते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास क्या होता है कि जब पानी के अंदर, जैसे मान लो कि ये भाई तालाब है, ये कोई बड़ा सारा तालाब है और तुम यहाँ बैठे बैठे, जैसे मान लो सुदीप यहाँ बैठा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक बैठा है, अब ये क्या कर रहा है, एक स्टोन को यहाँ फेंका,
एक स्टोन यहाँ पे फेंका, एक स्टोन यहाँ फेंका, एक स्टोन यहाँ फेंका। जब ये आपके पास स्टोन दूर दूर से फेंकता है तो क्या देखता है कि ये स्टोन तो अंदर चले गया और पानी बाहर नहीं आया। ये स्टोन अंदर चले गया, पानी बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इनको दूर दूर रखते हैं तो आपके पास कौन अंदर जाएगा? बोल्ट। आपके पास ये स्टोन जा रहे हैं, इन चारों को एक साथ लो, इन चारों को एक साथ लो और एक जगह पे घेर दो। आपको क्या देखने को मिलेगा? जब इन चारों स्टोन को लेकर हम एक साथ घेरते हैं ना, तो अमाउंट ऑफ पानी बाहर आता है। अमाउंट ऑफ पानी वहां से क्या आएगा? बाहर आएगा। तो बेटा आपके पास जो ये तालाब है ना, ये यहाँ पे प्लेट है, और जो मैं स्टोन बात कर रहा था वो आपके पास क्या है? बोल्ट है। जब बोल्ट को पास पास लगाओगे तो फिल किसका होगा? प्लेट का होगा। और जब बोल्ट को दूर दूर लगाओगे तो फिलर किसका होगा? इन बोल्ट का होगा। क्लियर क्या? ठीक है, चलो बना लो इसको। बना लिए यहां तक? चलो, अब आपके पास क्या होता है कि जो स्पेसिंग होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट। टाइप्स ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट, ओके। यहां पे आपके पास बोल्ट के बीच की स्पेसिंग को यहाँ पे दो नाम देते हैं, ठीक है। एक को बेटा आपके पास नाम दिया जाता है क्या? पिच डिस्टेंस। एक को नाम क्या दिया जाता है? पिच डिस्टेंस। और पिच डिस्टेंस का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है? स्मॉल पी से, ओके। और दूसरा आपके पास जो है डिस्टेंस, उसका नाम आपके पास होता है गेज डिस्टेंस, जिसका नोटेशन आपके पास क्या होता है? जी से, ठीक है। अब आपके पास ये पिच और गेज क्या होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपके पास कोई प्लेट होती है और इन प्लेट पर कोई बोल्ट लगाए जाते हैं, जब आपके पास इन प्लेट पर बोल्ट लगाए जाते हैं, मान लो कि आपके पास फोर्स डायरेक्शन ये है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये है। तो बेटा उस टाइम पर जब फोर्स की डायरेक्शन ये होगी तो बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बेटा आपके पास क्या कहलाएगा? वो पिच कहलाएगा। और फोर्स के परपेंडिकुलर वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास गेज कहलाएगा। तो मतलब बात आपके पास क्या आती है कि जो आपके पास डिस्टेंस होती है ना बोल्ट के बीच में, वो डिपेंड करती है डायरेक्शन की फोर्स क्या होगी। अगर मेरे फोर्स की डायरेक्शन को मैं ये ना करके मैं इसकी डायरेक्शन यहां बना देता तो बेटा इस टाइम पर ये क्या होगा? गेज, ये पिच हो जाता और ये क्या हो जाता? गेज हो जाता। बट मैंने यहाँ पे डायरेक्शन क्या बनाई है? यहाँ पर। तो फोर्स के पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट होल इज नोन एज पिच, और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट होल क्या कहलाएगा? गेज कहलाएगा। क्लियर क्या? याद रखना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा? गेज, और पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा? पिच। क्लियर क्या? क्लियर यहां पर? चलो, तो पहले पिच की आपके पास लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, मैं मिनिमम पिच पूछूं तो कितना बताओगे? मैं पूछता हूं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पिच, कितना बोलोगे? 2.5D। यही क्वेश्चन था आपके पास जो एमपी के जेई के अंदर पेपर पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द पिच, तो कितना होगा? 2.5D। अब ये मत कहना कि मैंने लिखवाया नहीं, मैं लिखवा चुका हूं, बस तुम्हें समझने की जरूरत होगी अभी, ठीक है ना। हाँ, इतने जनों ने आंसर दिया, मतलब तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें। पिच आपके पास क्या होती है? पिच डिस्टेंस क्या होती है? इट इज द पैरेलल डिस्टेंस, क्या कहेंगे? वही लिख देते हैं जो पूछता है, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस between bolt hole along
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोल देगा और ये नहीं बोलता तो बेटा वो आपके पास क्या बोलेगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, क्लियर? क्या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलेगा या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्टेंस बोलेगा, ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? हाँ तो बोल दो। लिख लो फिर अब। बेटा मैं लिखवा चुका हूं, मैं चीजें लिखवा चुका हूं, देखो पीछे मैं लिखवा चुका हूं, ये रही देखो, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट होल शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ ये, ठीक है? और यही जो आपके पास डिस्टेंस है, उन्हीं डिस्टेंस को तो मैं क्या बोल रहा हूं, पिच और गेज बोल रहा हूं। 4 होती है ना डिस्टेंस? नहीं बेटा 4 नहीं होती, 2.5 होती है। नहीं मिनिमम है बेटा, मैक्सिमम बताएंगे ना अभी मनमोहन बेटा, मैक्सिमम भी बताएंगे, सब्र तो रखो तुम। अब लिखिए गेज डिस्टेंस, नोटेशन आपके पास क्या था जी, और आपके पास क्या बोलोगे, इट इज द डिस्टेंस between bolt hole, it is the distance between bolt hole perpendicular to the direction of force, okay, perpendicular to the direction of force। टाइप्स 4 होते हैं? नहीं बेटा 2 ही होते हैं। अब तुम क्या होगे सर, एज और एंड भी तो होते हैं? नहीं, हाँ पता था मुझे तुम यही क्या होगे। हाँ बेटा पता है, वो उस जगह पे ही बताएंगे ना जहां पर ये चीज होगी, पहले ये तो खत्म कर ले। अब मैं एंड और एज बताने लग जाऊंगा तो फिर आपके पास वो हो जाएगा ना, वो अलग जगह बताएंगे, पहले इनका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। वीडियो रुक रहा है क्योंकि उनके यूज डिबेट में होंगे। नहीं बेटा इसी में होंगे, दोनों के लिए वैल्यू सेम रहती है, जिसकी चेंज होती है मैं लिखवा दूंगा, जिनकी मैं नहीं लिखवाता समझ जाना सेम है, ठीक है? चलो अब बात करते हैं मैक्सिमम क्राइटेरिया का, ठीक है? अब बात करते हैं मैक्सिमम क्राइटेरिया का, नोट करके लिखना, मैक्सिमम पिच फॉर टेंशन मेंबर is 16T 200 mm का मिनिमम, ओके? तो मैक्सिमम पिच हैगी टेंशन मेंबर के लिए, इन दोनों में से क्या लेना है, मिनिमम, ओके? एंड फॉर कंप्रेशन मेंबर it is 12T 200 mm का मिनिमम। अब बात क्या है कि भाई ये भेदभाव क्यों? क्योंकि भाई टेंशन में तो ये वैल्यू 16T 200 mm का मिनिमम ले रहा है, जबकि कंप्रेशन में ये आपके पास 12T 200 mm का ले रहा है। अब होता क्या है, ये भेदभाव किस बेसिस पर है? अब देखिए
ये मेरे पास प्लेट है और इन प्लेट के बीच में क्या लग रहे हैं, बोल्ट लग रहे हैं। इन देख लो, ये मान लो मेरे यहां बोल्ट लग रहा है और यहां बोल्ट लग रहा है, ठीक है। अब मैं टेंशन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, टेंशन। टेंशन में प्लेट कैसे खींच रही होगी, इस तरीके से खींच रही होगी, कोई दिक्कत आई नहीं ना। अब कंप्रेशन फोर्स लगा दो, ये मेरे जो हाथ हैं ये क्या है, बोल्ट है। अब कंप्रेशन फोर्स जैसे लगाओगे कैसे हो जाएगा, जैसे ही कंप्रेसिव फोर्स आया ये बीच वाली हिस्से पर बोल्ट क्या होने, प्लेट क्या होने लग गई, बैंड होने लग गई। अगर बोल्ट के बीच का स्पेसिंग मैं ज्यादा दूरी पर रखता हूं तो बीच वाले हिस्से में क्या होगी, बेंडिंग होगी। इसी कारण से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 12t से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, नहीं तो बीच वाला पार्ट क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा और जल्दी फेल हो जाएगा। क्लियर क्या, तो ये कम है, क्यों, ये बेटा कम है क्यों, तो यहां पे लिखो ब्रैकेट करके, टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ प्लेट। ठीक है, प्लेट की बकलिंग से बचाने के लिए हम वैल्यू को, कंप्रेशन वाले को क्या करते हैं, कम करते हैं। बट जॉइंट में इसमें टी कौन सा, वही लेना है क्या, हाँ, टी मतलब प्लेट की थिकनेस, टी मतलब प्लेट की थिकनेस, क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट। क्लियर भाई, हाँ तो बोल दो, मिनिमम या मैक्सिमम, नहीं ये सिर्फ पिच होती है, यहां पे सिर्फ पिच है बेटा, गेज की वैल्यू फिक्स नहीं होती कभी भी, इसकी वैल्यू कितनी भी रख सकते हो, गेज की कोई लिमिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो लोड पे डिपेंड करता है। लोड कम लग रहा है तो स्पेसिंग ज्यादा कर सकते हो, और अगर आपके पास गेज कम लग रहा है, मतलब कि आप लोड आपके पास ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो इसकी स्पेसिंग को कम करना पड़ता है। वो इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं होती, जबकि ये आपके पास वो डिपेंड होता है लोड पर, जबकि ये इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट है तो उसको मैंने एक लिमिट में रखने के लिए क्राइटेरिया दे दिया। हाँ बेटा, एंड और एज भी डिस्टेंस ही होती है, बताऊंगा अभी, सब्र तो करो तुम थोड़ा सा। हाँ, मिनिमम वाला, मिनिमम टी बेटा मिनिमम वाला लेना है। ठीक है, टी मिनिमम वाला टी लेना है यहां पर, मिनिमम वाला। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल जो मेनली आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर टी की वैल्यू 20 है, जो थिकनेस ऑफ प्लेट है वो बेटा कितनी है, 20 है, तो मुझे टेंशन मेंबर के लिए बताओ मैक्सिमम पिच कितनी पर होगी। टेंशन मेंबर के लिए मुझे पिच वैल्यू बताओ मैक्सिमम कितनी होगी। 10 करो पहले, 10 करो, 20 मत करो, 10 करो। 10 mm के लिए बताओ पहले, 10 mm के लिए बताओ, 160, बिल्कुल सही। 16T, ठीक है, और 200 mm का क्या लेना है, मिनिमम। T का वैल्यू रख दो यहां पर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 और 10 160 mm, और ये आ रहा है आपके पास 200 mm, और इन दोनों में से क्या लेना है, मिनिमम। तो बेटा मिनिमम कितनी निकल गई, 160 mm निकल गया पिच का वैल्यू, किसके लिए, टेंशन के लिए। तो मुझे कंप्रेशन के लिए पिच बताओ, कंप्रेशन मेंबर के लिए पिच बताओ, कंप्रेशन वैल्यू के लिए कितना, 120, शाबाश। कितना हो जाएगा भाई, 12T और 200 mm का क्या लेना है, मिनिमम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे T का वैल्यू रख दो 10, कितना आ जाएगा, 120 mm, और दूसरा आ जाएगा 200 mm। इन दोनों का क्या लेना है, मिनिमम। तो कितना निकल गया, 120 निकल गया। ऐसे ही तुमसे अगर भाई पूछ ले, अगर भाई ऐसे ही तुमसे पूछ ले कि मेरा जो थिकनेस है 20 mm हो रहा है, तो बताओ कितना होगा पिच डिस्टेंस। अगर मेरे पास थिकनेस 20 हो गया तो टेंशन के लिए पिच कितना हो जाएगा, बताओ। पिच फॉर टेंशन मेंबर, पिच फॉर टेंशन मेंबर
ये क्वेश्चन है तुम्हारा, गुजरात के एई का पेपर है ये। गुजरात के एई के पेपर में पूछा था अगर थिकनेस ऑफ प्लेट 20 mm है तो मैक्सिमम पिच टेंशन मेंबर के लिए कितना होगा बताओ भाई। 16T और 200 mm का क्या लेना है, मिनिमम लेना है, ठीक है। तो 16 आपके पास क्या है और T कितना है 200 और ये हो गया 200 mm, ठीक है। तो 60 और ये कितना हो जाएगा 320 और ये कितना हो जाएगा 200, इन दोनों का मिनिमम, तो मिनिमम कितना निकलेगा 200 mm। अगर बेटा मान लो कंपैरिजन के लिए आपसे पूछ लेता तो उसकी आंसर कितनी होती, अगर कंपैरिजन के लिए भी पूछ लेता तो उसका आंसर कितना होता, उसके लिए भी 200 होता। शाबाश, कंपैरिजन के लिए भी 200 होगा, शाबाश। क्यों भाई 12T और 200 mm का मिनिमम है। अब T की जगह पे प्रोवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 240 और 200 का मिनिमम कौन सा निकलेगा 200 निकलेगा। शाबाश, अच्छा लगता है जब तुम आंसर देते हो। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब नोट करके लिखना, ठीक है। अगर G ज्यादा होगा P से तो आपके पास जो फेलियर है वो कैसा मिलेगा, फेलियर कैसा मिलेगा, जिग जैग फेलियर। याद रखना कैसा मिलेगा, जिग जैग फेलियर। अलग अलग एग्जाम में डाटा पूछता है, अलग अलग एग्जाम की डाटा बता रहा हूं आपको, हर स्टेट का अलग अलग। अगर आपके पास P लेस देन G होता है तो बेटा फेलियर आपको कैसे मिलता है, स्ट्रेट लाइन फेलियर। कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन फेलियर, ओके। और जब आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, जब ये आपके पास इक्वल हो जाते हैं तो बेटा आपके पास क्या होता है, डाया ऑफ होल इंक्रीज हो जाता है। डाया ऑफ होल क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब देखो ये चीजें कैसे कैसे घुमा रहा है भाई। हुआ क्या यहाँ पे हुआ क्या कि जो आपके पास होल थे ना, जो आपके पास होल थे, ये तो स्पेसिंग क्या है कम है और ये स्पेसिंग क्या है ज्यादा। तो भाई फेलियर आपके पास ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बेटा इस फेलियर को क्या बोलते हैं, जिगजैग फेलियर। सर दोनों तो एक ही है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे भाई, ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है। अब चलो, और जब आपके पास जो आपके पास बोल्ट होते हैं उनके अनपास में ये जो पास हो जाते हैं बेटा फेलियर्स कैसे निकल जाता है, फेलियर कैसे निकल जाता है, इस तरीके से निकल जाता है। क्यों, क्योंकि ये पास हो जाता है और ये दूर हो जाता है उस टाइम पर, ठीक है। ये पास हो जाते हैं और ये दूर हो जाते हैं, तो बेटा फेलियर कैसे निकल जाता है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन की तरह। और जब आपके पास ये दोनों चीजें बराबर होती है ना, जब ये दोनों चीजें आपके पास क्या होती है, बराबर, और जितने डिस्टेंस पर ये है उतने डिस्टेंस पर ही ये है, तो आपके पास फेलियर कैसे देखने को मिलेगा कि जब भी आपके पास जैसे ही फोर्स लगाओगे ज्यादा तो आपके पास जो ये होल है ना, ये जो बोल्ट वाले होल है, ये होल आपके पास बढ़ जाएंगे, ये होल थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो मतलब जो डाया ऑफ होल होता है वो बेटा इंक्रीज कर जाता है। याद रखना जब गेज ज्यादा होता है तो फेलियर कैसे करता है, जिगजैग में, और जब आपके पास पिच दूर होता है तो फेलियर सीधा ही प्लेट में निकल जाता है। और जब दोनों बराबर होते हैं ना तो आपके पास डाया ऑफ होल बढ़ते हैं, डाया ऑफ होल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। पैराबोला शेप होगा क्या भाई, कर्व नहीं बनाना, फेलियर के कर्व नहीं बनाने हमें, यहाँ पर सिर्फ बता देना है फेलियर कुछ इस तरीके से होगा। भाई फेलियर तुम ऐसे तो देखते हो प्लेट के अंदर फेलियर ऐसे थोड़ी ना मिलता है, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से फेलियर होता है, ठीक है। शेप नहीं बतानी है तुम्हें, यहाँ फेलियर दिखा रहा हूं मैं, तुम भी बहुत इमोशनल हो जाते हो चीजों को देखकर, ठीक है मनमोहन बेटा।
जैसा मैं दिखा रहा हूं वैसा शेप नहीं है, मैं जस्ट फेलियर को बता रहा हूं कुछ इस तरीके से जाता है। चलिए बना लिए तीनों। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो है आपके पास एंड एज डिस्टेंस, एंड एज डिस्टेंस। ठीक है, अब आपके पास क्या रहता है, चलो इसको दिखाते हैं। भाई फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या था, बताइए। फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या था? बिल्कुल सही, क्या था? गेज। अगेन ये फोर्स लग रहा है यहां से, अगेन ये फोर्स लग रहा है यहां से, और मैंने क्या कहा था, फोर्स के परपेंडिकुलर वाला क्या था? गेज था। तो आपके सेंटर से, आपके बोल्ट के सेंटर, होल के सेंटर से फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स बोल्ट के सेंटर से प्लेट के आउटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एज। जो किससे बना है? गेज। जो किससे बना है? गेज। ठीक है, बस एक याद रखो और दूसरे वाला बोल दो, और दूसरे वाला बोल दो कि भाई ये एंड है, और दूसरे वाला बोल दो ये एंड है। क्या है? एंड। ठीक है, तो आपके पास याद रखना ये दोनों ही डिस्टेंस कौन सी होती है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू outer edge to outer edge of plate, outer edge of plate। ओके, ये दोनों ही डिस्टेंस बेटा कौन सी होती है? बोल्ट के सेंटर से प्लेट के आउटर एज की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? एज और एंड। ठीक है, ठीक है। अरे कब बड़े होंगे तुम कुछ कर रहे हो, क्यों बता रहे हो सबको? तुम कुछ भी कर रहे हो, हमें नहीं दिख रहा, मत बताओ यहां पर। ठीक है, कब बड़े होंगे तुम? अब गेज से बना है एज, गेज से बना है एज, तो आपके पास क्या बोलोगे? जो एज है वो आपके पास डिस्टेंस कौन सी होती है? ठीक है, वो कौन सी होती है? फोर्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू आउटर एज। क्या लिख रहे हैं हम, ये चीजें क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, एज में बेटा सिर्फ क्या बताओगे? एज में क्या बताओगे कि फोर्स के कौन से हो गए? परपेंडिकुलर। फोर्स के कौन से हो जाएगी? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू द आउटर एज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ओके, और एज में, एंड में क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू द आउटर एज ऑफ प्लेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा फिर दूसरा भी तो लिखना पड़ता ना मैं। ठीक है, अरे ये जो लिखा है ना, यही तो मैंने लिखा था अभी, यही तो लिखा है। ठीक है, तो मैं आपके पास एंड के लिए, एज के लिए सिर्फ इसमें क्या जोड़ दोगे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, और जो आपके पास एंड जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे यहां पे? परपेंडिकुलर की जगह अलोंग। भाई यही तो है, ये जो लिख रखा है।
बेटा यही है दोनों की लाइनें, ऋषिकेश बेटा यही है दोनों की लाइनें जो मैंने लिख रखी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू आउटर एज ऑफ प्लेट। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या होती है कि भाई इनको मिनिमम कितना रखना है वो बताते हैं। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम, इसको 5 स्टार कर देना इस लाइन को। मिनिमम एंड एज डिस्टेंस, minimum and age distance should not be less than 1.5 times of D नोट। ओके, और बेटा यहाँ पे जो D नोट है वो आपके पास क्या है, डाया ऑफ बोल्ट होल, डाया ऑफ बोल्ट होल। ओके, जो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस है, जो आपके पास ये जो डिस्टेंस होती है दोनों की दोनों, ये मिनिमम कितने से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 डी नोट से, 1.5 डी नोट से। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में, और इसके ब्रैकेट में यहां पे क्या लिखोगे, इन केस ऑफ मशीन, इन केस ऑफ मशीन फ्लेम कट, मशीन फ्लेम कट। ओके, मशीन फ्लेम कट, अगर आपके पास जो ये प्लेट के आउटर से जो ये होल कर रहे हो ना, अगर ये मशीन से कर रहे हो, अगर ये किससे कर रहे हो, मशीन से कर रहे हो, तो बेटा डिस्टेंस आउटर से कितना रखना है, 1.5 डी नोट। ठीक है, क्लियर। ठीक है, कितने से कम नहीं होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। डीओ बेटा बताए ना, डीओ डाई ऑफ बोल्ट होल, ठीक है। और अगर ये कट हाथ से कर रहे हैं, अगर यही कट अगर आप हाथ से कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा कितना होता है, ठीक है, ठीक है, यही कितना होता है आपके पास 1.7 minimum and age distance (1.7 dino in case of hand flame cut। ओके, हैंड फ्लेम कट। और बेटा अगर तुम हाथ से कट कर रहे हो, अगर यही कट तुम हाथ से कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या लेना है, 1.7 डी नोट। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन 2017 में भी आया, 2018 में भी आया। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा वो आपके पास ये था कि मशीन फ्लेम कट के लिए मिनिमम एज डिस्टेंस कितना रखना है, 1.5 डी नोट। कितना रखना है, 1.5 डी नोट, ये मिनिमम है। फिर 18 और 19 इस बार वाले जो पेपर में भी आया, वो आपके पास क्या पूछा कि जो मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस है वो कितना रखना है, 1.7 डी नोट। ओके, हाँ सरफराज, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, क्यों होता है ऐसा ही, क्यों, कुछ अलग क्यों नहीं होता। क्या है,
अगर ये तुम 1.5 पर प्रोवाइड करते हो तो आपके पास फेलियर सिर्फ किस में होगा, वोल्ट में। अगर तुमने इससे पास फेलियर प्रोवाइड कर दिया और फोर्स यहां से लगा तो भाई ये यहां से स्टार्ट कर देगा, ये यहां से स्प्लिट करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब जो इसके आउटर एज से फेलियर ना हो उससे बचने के लिए ये थोड़ा सा अंदर रखा जाता है, ये थोड़ा सा अंदर रखा जाता है। ठीक है, क्लियर? लिख देना ड्यू टू सेफर साइड, फॉर सेफर साइड। ठीक है, बताएंगे ना भाई, हम तुमसे छुपा के कहां जाएंगे। अभी ये तो पढ़ लो, ये पढ़ तो लो पहले। कौन से में लिखे इसमें? अरे दोनों में ही बता रहे हैं, दोनों में ही बता रहे हैं कि भाई ये पास अगर हो जाता है, ये पूछ रहे थे सरफराज कि भाई 1.5 डी नॉट ही क्यों, इससे कम पर क्या होगा? बेटा इससे कम पर ये फेलियर हो जाता है तो सेफर साइड के लिए ये आउटर में प्रोवाइड करते हैं, सेफर साइड। हाँ, ब्रैकेट में लिख देना इसके, ड्यू टू सेफर साइड। तो ज्यादा हुआ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ऐसा भी नहीं कि ज्यादा कर दो। ठीक है, और ज्यादा भी तो लोग कितना करना है वो भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एंड और रेजिस्टेंस। ठीक है, पेपर था कर्नाटक का, किसका? कर्नाटक का ए का पेपर। ये डिस्टेंस को ही वो लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन डिस्टेंस। अगर आपके पास मान लीजिए ये नाम नहीं आते तो बेटा वो बोलेगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मार्जिन डिस्टेंस। तो समझ जाना वो बात किसका कर रहे हैं? एंड और एज डिस्टेंस का। मार्जिन डिस्टेंस भी यही होती है, हैंड कट में ज्यादा दूर रखते हैं एज से। ऐसा क्यों? बेटा मशीन से कम गलती होती है, इंसानों से ज्यादा होती है, इस कारण से इंसानों में ज्यादा रखते हैं और मशीनों में कम रखते हैं। बेटा समझ गए क्या? लक्ष्मण या लक्की बेटा समझ गए क्या? हाँ तो बोल दो। चलिए, कोई कह रहा था कि सर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना ये भी तो बता दो। तो बेटा लिख लो फिर, सिर्फ तुम्हारे लिए मैक्सिमम भी लिख लो, तुम्हारे लिए नहीं, सॉरी सबके लिए। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम एज डिस्टेंस maximum age distance should not be more than 12 t epsilon। ओके, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो आपके पास एप्सिलॉन है इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 250 अपॉन में एफ वाई। कितना होता है? 250 अपॉन एफ वाई। ठीक है, अब आपके पास तुम्हें सब देंगे भाई, वेट तो करो। तुम स्क्रीनशॉट लेते लेते तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी, इतने स्क्रीनशॉट दे देते। बस स्लाइड यहाँ 15 ही है, बस बात यह है। ठीक है, अब आपके पास बात क्या आती है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? भाई इसकी वैल्यू, अरे तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो, दे देंगे ना, तुम्हें क्या जा रहा है, 5 मिनट और सही। ऐसा मत क्या करो, पता नहीं कब बड़े होंगे तुम्हें, हम तुम्हें बड़ा करने की सोच रहे हैं और तुम बार बार नीचे जा रहे हो। वो स्क्रीनशॉट मांग रहा है, तुम मना कर रहे हो, बाकी लोग भी तो है भाई। छोड़ो, तुम कोई कुछ मत बोला करो, मैं डिसाइड करूंगा कि देना है नहीं देना। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि एफ आई की वैल्यू जनरली बेटा कितनी होती है? 250 होती है। तो 250 डिवाइड और √1 क्या होगा? 1 होगा। तो याद रखना जनरली इसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भाई ये डी नोट आपके पास क्या था, ये क्या था, डाया ऑफ बोल्ट होल। ठीक है, तो बात करते हैं आपके पास डाया ऑफ बोल्ट होल की, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा डी नोट। क्या बोलते हैं, डी नोट बोलते हैं। ये आपके पास डी नोट है, ये किस में है, ये बेटा ये mm में है। ये बेटा क्या है, ये डी है, ये क्या है डी, ये बेटा आपके पास क्या है, ये डाया ऑफ बोल्ट है। ठीक है, जो भी किस में है वो भी बेटा mm के अंदर ही है। ठीक है ना, अगर 12 से ज्यादा होगा और 14 से बराबर या कम होगा तो आपके पास D+1, और अगर आपके पास 16 से बराबर होगा और 16 से ज्यादा होके 24 होगा तो D+ में 2, और अगर ये आपके पास जो D है वो 24 से ज्यादा होगा तो D+3। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, अगर आपके पास डाया ऑफ बोल्ट 14 है तो जो होल होगा वो 15 mm का होगा, जो इजीली से उसमें प्रोवाइड कर सके। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपके पास डाया ऑफ बोल्ट 20 होगा तो बेटा होल आपके पास 22 का होगा, क्यों, जो इजीली से प्रोवाइड कर सके। फिर बात करते हैं आपके पास डाया ऑफ बोल्ट 28 होगा तो बेटा होल आपके पास 31 mm का होगा, और ज्यादा क्यों, क्योंकि इजीली से प्रोवाइड कर सके, यही क्लियरेंस होती है। ठीक है, जहां आएगा वहां पता चल जाएगा कि ई से नोट करते हैं, जब आएगा तो मैं अपना बता दूंगा, इसको ई से नोट करते हैं। ले लो बेटा, ये रही 4, और ये रही 5। बेटा वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, वो डिपेंड करेगा कि लोड कितना आ रहा है, इसलिए उसके बारे में नहीं पूछेगा वो। ठीक है, जैसे गेज का वैल्यू मैक्सिमम डिसाइड नहीं होता ना, क्योंकि वो डिपेंड करेगा लोड पर, लोड कितना आ रहा है, तो बेटा वो हमेशा चेंज होती रहती है, तो कभी पूछ नहीं पाता। ऐसे ही यहाँ पर एज होता है, और एंड यहाँ पर भी क्या होती है, डिपेंड करती है लोड पर, तो वो भी आपके पास कितना भी हो सकता है। ठीक है, हाँ तो बोल दो, लास्ट ही तो है, और इससे लास्ट क्या जाओगे बेटा, इससे लास्ट कहाँ है, ये लास्ट स्लाइड ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले वाली, अरे ये एफ साइलेंट है, एफ साइलेंट जिसे तुम स्ट्रेन बोलते हो, एफ साइलेंट है यहाँ पर। ये वैल्यू है बेटा, ये मैक्सिमम, ये भाई जो मैक्सिमम एज डिस्टेंस है ना, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ई का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 10 है, तो वैल्यू कितना आ गया 120, तो ये जो डिस्टेंस होगी आउटर से 120 से ज्यादा नहीं होगी। तुम रुला दोगे मुझे कि सच बता रहे हैं तुम्हें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, डिजाइन
bearing capacity of bolt. Design bearing capacity of bolt. इसमें अंदर आपके पास क्या होता है कि डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकाल रहे हैं। सर एक कैसे हुआ? अरे मान लिया भाई, मान लिया सुधी बेटा, मान लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया था बेटा, तुम सुनते क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छे से सुनना, इसको लिखना मत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं समझाता हूँ तो प्लीज मत लिखा करो, मत लिखा करो, तुम्हारी कसम मत लिखा करो, तुमसे सुन लिया करो, उसके बाद तुम लिख लो, वैसे से टाइम ज्यादा ले लो, पर जब मैं समझाता हूं मत लिखा करो, तुम्हें तुम्हारी कसम है, ठीक है? लिखना नहीं है, तुम्हें लिखना नहीं है, पहले कह रहा हूं, जब समझाते हैं उस टाइम पर नहीं लिखते कोई भी, ठीक है ना? यही गलती होती है, पहले सुनो और उसके बाद बात करो, ठीक है? चलो, डिजाइन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं बियरिंग की, ठीक है बेटा? यहाँ पे बात कर रहे हैं बियरिंग कैपेसिटी की। बियरिंग कैपेसिटी का मतलब आपके पास क्या होता है? सुन लो, पहले सुन लो। सबसे पहले बात क्या होती है? यहाँ बियरिंग लिख रखा है। बियरिंग का मतलब आपके पास क्या होता है कि ये इसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाएगा। मैक्सिमम मतलब क्या होता है कि मेरी जो कैपेसिटी है बियर करने की वो 80 किलो न्यूटन तक है, तो मैं अपने ऊपर जो वेट है ना वो 80 ही ले पाऊंगा। बट आपके पास अगर मैं 80 से ज्यादा लेता हूं ना तो ये मतलब नहीं होगा कि मैं गिर जाऊंगा। 80 से जैसे ही ज्यादा होगा, इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि मेरे पास जैसे ही 80 से ज्यादा लोड लगेगा तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से होने लग जाऊंगा। होता है ना, कभी आपने देखा होगा कि जब लोड कैपेसिटी से ज्यादा लगता है तो वो फेल नहीं होता, वो क्या लगता है, थोड़ा सा उसके ऊपर क्या लग जाता है, स्ट्रेस ज्यादा आने लग जाता है। क्लियर क्या? तो याद रखना, यहां पर मैं इसके मैक्सिमम तक लेके जाऊंगा पर मैं इसको फेल नहीं करूंगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या करवाएंगे, बोल्ट्स को, बोल्ट्स बियर लोड, बोल्ट्स बियर लोड against the whole of bolt, against the whole of bolt, ओके? यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि जो बोल्ट बियर में जाता है ना, जो लोड को करता है वो किसके अगेंस्ट में करता है, होल के। किसके अगेंस्ट में करता है, होल के। कैसे? देखो यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि ये मैं डायग्राम बना रहा हूं किसका, लैप जॉइंट का। तो मतलब मैं बियरिंग कैपेसिटी बेटा पहले किसके लिए बता रहा हूं, लैप के लिए। लिख लेना अगर तुम्हें पता ना हो तो, क्योंकि देखने से पता चल जाना चाहिए कि अभी अब क्लास में तो पता चल जाना चाहिए कि ये देखते ही जॉइंट कैसा है, ये जॉइंट कैसा है, ठीक है? कैसा है, लैप जॉइंट है। अब आपके पास यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे आपके पास फोर्स लगा दीजिए, यहाँ पे फोर्स लगा दीजिए, कितना, पी अमाउंट का, ठीक है? अब ये जो पी आपके पास जो फोर्स है, यहाँ पे पहले बोल्ट लगाते हैं, ये रहा बोल्ट, ये आपके पास बोल्ट है, ठीक है? आपने यहाँ पे क्या करा कि जब यहाँ पे फोर्स लगाया तो फोर्स इसके अंदर से ट्रांसफर होता हुआ आराम से पास हो रहा था। मतलब ये आपके पास लोड का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब लोड आया और यहाँ पे इस बोल्ट की हेल्प से इजीली से निकल गया। अब मैं क्या करने लगा, लोड को इसकी कैपेसिटी तक लेके जाना हूं, और कौन सी कैपेसिटी पे लेके जाते हैं, बियरिंग। याद रखना बियरिंग में कभी फेल नहीं होता, पर जब मैक्सिमम तक लेके जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब ये फोर्स लग रहा होता है तो फोर्स आपके पास यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? और जब ये आपके पास इस प्लेट को
जब मैं यहाँ से खींच रहा हूँ ना, तो ये अपनी जगह पर रहने के लिए इसके इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक है। अब आपके पास बात क्या होती है कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, T1 है। इसकी जो थिकनेस है जो आपके पास क्या है, T2। अब आपके पास जिसकी थिकनेस कम होगी, याद रखना, मान लो कि जो T1 है वो ज्यादा है T2 से, तो नॉर्मली बात है कि जिसकी थिकनेस ज्यादा है तो ये इस स्ट्रेस को आराम से बियर कर लेगा, पर इसकी थिकनेस कम होने के कारण से ये यहाँ पर एक फोर्स लगा रही होगी। ये फोर्स इस बोल्ट के ऊपर इतना तेजी से लग रहा होगा कि मैं इसको अब यहाँ से, ये व्यू कैसा है, ये व्यू है आपके पास सामने से, तो इस व्यू को मैं क्या बोलता हूँ, सामने वाले व्यू को एलिवेशन या फ्रंट व्यू। ओके, ये कैसा है, एलिवेशन या फ्रंट व्यू है। अब आपके पास क्या होगा कि मैं इसको टॉप से देख रहा हूं, मैं कहां से देख रहा हूं, इसको टॉप से देख रहा हूं, तो मुझे ये वाली प्लेट देखनी है, ठीक, ये वाली प्लेट मुझे टॉप से देखनी है, ये जो प्लेट हो गई, ठीक है। तो मैं ये नीचे वाली प्लेट दिखाई नहीं देगी, इसके बाद में ये यहां तक दिखाई देगी और उसके बाद में ये ऐसे दिखेगी, क्यों, क्योंकि ये प्लेट से ढकी हुई है, तो ये प्लेट तुम्हें दिख नहीं सकती, ठीक है, यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ पर तुम्हें यहाँ से एक बोल्ट दिख रहा है, पर बेटा एक बोल्ट इसके पीछे भी लगा हुआ था, एक बोल्ट इसके पीछे भी लगा हुआ था, ठीक है। ये व्यू बेटा क्या है, ये बेटा प्लान है, ये क्या है, यहाँ पे प्लान बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास हो क्या रहा है, अब आपके पास क्या है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये इस बोल्ट के कैसे लग रहा है, चारों तरफ देखो, ये आपके पास बोल्ट है, ठीक है, ये आपके पास बोल्ट है, और जो स्ट्रेसेस हैं वो इनके ऊपर ऐसे लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है, मतलब बीच में भी लग रही है और उसके किनारों पे भी लग रही है, तो जो स्ट्रेसेस है वो यहाँ पे इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। बेटा इसको थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ जो आप और अच्छे से देख सके कि ये जो आपके पास बोल्ट का होल है और जो आपके पास जो स्ट्रेसेस हैं वो कुछ तो लग रही है इसके किनारों पे और कुछ जो लग रही है वो कहाँ पे लग रही है, इसके बीच में, ठीक है। तो जो किनारों वाली है, जो यहाँ किनारे से लग रहे हैं वो तो इजीली से इसको टच कर तो निकल जाएगा, पर जो सेंटर पे लग रहा है ना वो इसको कंसंट्रेटेड क्या करेगी, इसमें इंटेंसिव लगेगा, और जब ये फोर्स ज्यादा आपके पास लगने लगेगा तो ये पता है क्या करेगा, ये बोल्ट को, ये क्या करेगा, ये बोल्ट को अंदर की तरफ जाने लगेगा, बोल्ट के ये अंदर की तरफ जाने लगेगा, पर बोल्ट का यहाँ पे जो बियरिंग स्ट्रेंथ है वो तो आराम से बियर कर लेगा, फिर यहाँ पे फेल कौन होगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा प्लेट का। अब आपके पास प्लेट में यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो प्लेट है ना ये बेटा यहाँ थोड़ा सा क्या कर लेगी, डायमीटर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगी, मतलब यहाँ पे जो आपके पास ये जो प्लेट होगी वो प्लेट अंदर की तरफ इंसर्ट करेगी और होल को क्या कर देगी, बड़ा कर देगी, पर बोल्ट फेल नहीं हुआ, बोल्ट बस लूज हो जाएगा। अब जैसे ही बोल्ट का डाया, प्लेट का डाया इंक्रीज करा तो बोल्ट का तो जो स्ट्रेंथ था वो तो खत्म, क्यों, क्योंकि वो तो लूज हो जाएगा, क्योंकि तो टाइटनेस के कारण से तो स्ट्रेंथ आ रही थी, अगर वो होल ज्यादा बड़ा हो गया तो बेटा वो आराम से क्या हो जाएगा, खत्म उसका मैकेनिज्म स्ट्रेंथ देने का। तो मतलब जब यहाँ पे हम बोल्ट के बियरिंग पे लेके जाएंगे तो आपके पास जो प्लेट है ना, जो आपके पास प्लेट हैगी वो आपके पास यहाँ पर इसके डाया को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, और डाया इंक्रीज होगा तो जो बोल्ट है वो लूज हो जाएगा और अपनी स्ट्रेंथ को खत्म कर देगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्लेट के तो फेलियर हो गया, पर वो बोल्ट के किस स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका होगा, बियरिंग पे, क्यों, क्योंकि बियर वो पूरा कर चुका है और फेल किसका कर दिया, प्लेट का। तो यहां से आपके पास क्या होता है कि जब मैं यहां से डिजाइन स्ट्रेंथ निकालता हूं, जब मैं यहां से डिजाइन स्ट्रेंथ निकालता हूं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहां पे हमेशा स्ट्रेंथ क्या निकलता है, फोर्स का, तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, अब मैं बात करता हूं परमिसिबल स्ट्रेस की। पहले बताओ यहाँ पे फेल कौन हुआ, प्लेट या बोल्ट, यहाँ पे फेल कौन हुआ, प्लेट या बोल्ट, प्लेट हुआ, तो मैं लिखूंगा FUP, और जहां पे अल्टीमेट आ गया किससे डिवाइड करूंगा, जहां अल्टीमेट आएगा किससे डिवाइड करूंगा, बताओ क्या 1.1 कैसे लिख देता है कोई, 1.25 आएगा, ठीक है। मैं प्लेट से किसकी स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं, बोल्ट की, तो मैं यहां पर 2.5 के भी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो कि इस वैल्यू को मैं किस में चेंज कर सकूं, प्लेट में, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.5 के भी,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं और परमिसिबल स्ट्रेंथ निकल जाती है किसके लिए, बोल्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया दो निकलते हैं, दो कौन कौन से, ये जो स्ट्रेसेस है ये बोल्ट के चारों तरफ लग रही है, जो ऊपर भी लग रही है और नीचे भी लग रही है। ठीक है, ऊपर भी लग रही है और नीचे भी लग रही है। अब ये बोल्ट के चारों तरफ लग रहे हैं तो बेटा मैं क्या लूंगा, इसका क्या लूंगा, डायमीटर लूंगा। तो मतलब एक तो आपके पास जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक तो आपके पास जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा, T इंटू, यहां बताता हूं, ऊपर से निकालोगे तो D इंटू T1 आएगा और नीचे से निकालोगे तो D इंटू T2 आएगा। भाई इस डायमीटर पे लग रहा है, इस डायमीटर पे लग रहा है, और कितना लग रहा है, जितना प्लेट के अंदर ये बोल्ट गया होगा। तो D इंटू टी, और किस में से फेलियर देखने को मिलेगा, जो कम होगा। भाई यहां पे किस में से लेना है, जो फेल होगा, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं T मिनिमम। अब अगर आपके पास ये वाला कम होगा तो फेलियर यहां से देखने को मिलेगा, और अगर ये वाला कम होगा तो फेलियर यहां से देखने को मिलेगा। क्लियर क्या, बताओ बेटा क्लियर क्या। इसलिए यहां पर हम कौन क्या लिख देंगे, टी मिनिमम लिख देंगे। अब जहां से भी फेल हो रहा होगा बना देंगे। अब आपके पास जो लास्ट फॉर्मूला बनता है किसका, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट का, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट, जो आपके पास क्या बनता है, 2.5 kb डी टी मिनिमम, फेलियर किसका होता है, प्लेट का, और जहां अल्टीमेट आ गया 1.25, और ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अगर 10 बोल्ट आते हैं तो यहां से जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। बताएंगे बेटा तुमसे छुपा के मैं क्या करूंगा, सब बताएंगे। अभी यहां तक तो लिख लो। सब बताएंगे बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, अभी बताएंगे सब। हाँ, डी नॉमिनल होता है और डी नॉट बोल्ट होल होता है। डी नॉमिनल होता है, डी नॉट आपके पास डायो बोल्ट होल होता है। डी हमेशा जहां मैंने डी लिख दिया समझ जाना वो नॉमिनल ही है। यहां ये जो कैपिटल डी है यहां सब कुछ यही है। ये वाला बनाओ अब। स्मॉल डी है बेटा, वो स्मॉल डी ही लिखते हैं। होता क्या है कि जब भी आप कभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे वो स्मॉल डी ही लिखेगा। अगर कैपिटल डी लिखता है तो उसका मतलब भी नॉमिनल होता है, स्मॉल डी लिखता है तो भी आपके पास नॉमिनल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है स्मॉल और कैपिटल से, बस डी और डी नोट से समझ जाना, डी और डी नोट में समझ जाना बस। बना लिया ये,
ये बनाइए फिर। बना लिया बेटा एल के? चलिए, अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि के बी 2.5 तो एक वैल्यू है जो रहेगी, कांस्टेंट है। के बी आपके पास क्या होता है बेटा, जो आपके पास जो के बी है ये आपके पास क्या होता है, बियरिंग कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, बियरिंग कांस्टेंट। ओके, अब आपके पास बात क्या है कि इस के बी को यूज क्यों किया गया, ड्यू टू, किस लिए यूज किया गया, ठीक है, टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस आसानी से ट्रांसफर हो जाए, इस कारण से बेटा किसको यूज करा, केबी को यूज किया था। इस जो केबी की जो वैल्यू होती है वो बेटा आपके पास कुछ इस तरीके से होती है। मिनिमम लेना है किसका, E अपॉन में 3d0। ओके, यहाँ पे जो ये E है वो आपके पास क्या होती है बेटा, वो होती है आपके पास एंड डिस्टेंस होती है। जो d0 है वो मैं बता चुका हूं, डाई ऑफ बोल्ट होल है। P अपॉन में 3d0 माइनस 0.25 है। ये यहाँ बेटा P यहाँ पर क्या होती है, ये पिच डिस्टेंस होती है। और FUB अपॉन में FUP, FUB जनरली कितना लेते हैं 400 और FUP कितना लेते हैं 410 और चौथा क्या है 1। ओके, जो E डिस्टेंस होती है अगर गिवन है तो ओके, अगर गिवन है तो ठीक है, और अगर गिवन नहीं है तो बेटा आप किसको कितना लेके चलोगे 1.5d0। ओके, तो अगर आपके पास जो पिच है वो गिवन है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो आप कितना लेके चलोगे 2.5d। ओके, और यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा 0.97 आता है। ये 1 आ गया, ये 0.97 आ गया, और 1.5d0 और नीचे क्या है 3d0, तो d0 से d0 कट जाता है और 1.5 से 3 कट जाता है, तो कितना आ गया 0.5। तो 0.5, 0.95, 0.97 और 1, तो बेटा मिनिमम कौन सा हुआ 0.5 ही तो हुआ। और इसकी वैल्यू हम चेक कर लेंगे जो भी डायमीटर गिवन होगा। इसी कारण से अगर आपके पास टाइम कम होता है, और ये चीजें नहीं दे रखी, तो बेटा आप केबी का वैल्यू कितना ले लेते हैं जनरली 0.5। देखना कभी कभी किसी क्वेश्चन में केबी का वैल्यू 0.5 ले रखा होगा, पर जनरली यहां से निकालना चाहिए। देखो 1 और 0.97 ये तो हट ही गया। कंपेयर किसको करना, सिर्फ इन दोनों को। क्यों, क्योंकि यहां से वैल्यू कितना निकल के आती है 0.5 और यहां से वैल्यू इससे कम आती है तो वो लोगे, और कम नहीं आती तो 0.5 लेके आगे बढ़ जाना। क्लियर क्या? हाँ तो बोल दो, ठीक है, बना लो इसको। हाँ, -0.25। कौन सा अलग से लिखा है? सर जो हमने परमिसिबल स्ट्रेस निकाली है वो बोल्ट की है ना, प्लेट की नहीं है बेटा, वो प्लेट की है जो परमिसिबल स्ट्रेस निकाली है, पर उसको बोल्ट बताने के लिए उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते। भाई प्लेट से किसकी निकाल रहे हो, बोल्ट की, तो इस कारण से वहां पे कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। अब तो बोल्ट की बन गई। हाँ, इस तरीके से
हाँ हाँ ऐसे ही करके है वहां पे VDSP करके, ठीक है। चलो लास्ट वाला बता दो एक बार। लास्ट वाले में बेटा क्या बताना है, FUB आपके पास जो होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बोल्ट होती है, और FUP ये प्लेट की होती है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर बोल्ट की स्ट्रेंथ गिवन नहीं होती तो याद रखना हम हमेशा कितना लेके चलते हैं 400, और याद रखना अगर कहीं पर प्लेट की स्ट्रेंथ गिवन नहीं होती तो बेटा वहां पे कितना लेके चलते हैं 410 लेके चलते हैं, ठीक है। क्लियर क्या बेटा? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हूँ, देखता हूँ आंसर दे पाते हो नहीं दे पाते। क्वेश्चन इजी है, तुम्हारी कसम क्वेश्चन इजी है, बस चेक करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि भाई प्लेट के सेंटर में एक होल है, प्लेट के सेंटर में एक होल है, तो बताओ विड्थ ऑफ प्लेट कितनी होगी। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन था MP या UP के AE का पेपर था, ठीक है। अगर बोल्ट के प्लेट के सेंटर में अगर होल है तो प्लेट की मिनिमम विड्थ कितनी होगी बताओ। बताओ बेटा कितनी होगी अगर प्लेट के सेंटर में। बहुत सही, शाबाश बेटा मनमोहन, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही भाई। ये जो मिनिमम डिस्टेंस थी मैंने कितनी बताई थी 1.5 D नॉट, ओके। और ये भी डिस्टेंस आउटर से कितनी हो जाएगी 1.5 D नॉट। तो भाई जो विड्थ ऑफ प्लेट है वो कितने के बराबर हो जाएगी 3 D नॉट। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही, समझदार हो गए तुम समझदार हो गए। देख लो, बस मैं कह रहा ना चीजें बता चुका हूं, बस तुम्हारी सोच है कि तुम कितना सोच सकते हो। जिस दिन मैं तुम्हें कह दूंगा ना क्वेश्चन करने के लिए तो भाई तुम उसके बाद कहीं से क्वेश्चन करना, मैं कह रहा हूं कहीं से करना, तुम्हारे क्वेश्चन लगेंगे भाई, तुम्हारे क्वेश्चन लगे, कहीं से करना तुम। ये क्या बात कर रहे हो, कुछ मतलब सेंस ही नहीं है तुम्हारा। क्या नाम है ये दवार, ये क्या नाम है पता नहीं, तुम भी कब बड़े होंगे। चलो ठीक है, नोट करके। पता नहीं क्या बात करते हो क्लास में, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अगर ऑफलाइन होती तो कुछ अलग होते तुम। अभी छोड़ो, तुम अच्छी बात नहीं है, तुम बार बार डिस्टर्ब करते दूसरे बच्चों को जो पढ़ने वाले रहते हैं। बोल्ट स्ट्रेंथ, यही फायदा है तुम यहाँ बैठे बोल रहे हो। बोल्ट स्ट्रेंथ या बोल्ट लिमिट, बोल्ट स्ट्रेंथ या बोल्ट वैल्यू, ओके। ये क्या रहती है देखो, या तो बोल्ट स्ट्रेंथ आएगा एग्जाम में या बोल देगा बोल्ट वैल्यू। बेटा दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया सुदीप? न्यूमेरिकल, अरे फॉर्मूला कहाँ लगाया भाई? अरे फॉर्मूला कब लगा दिया? अरे बोल्ट के सेंटर से प्लेट के आउटर के डिस्टेंस मैंने कितनी बताई थी, एज डिस्टेंस मैंने कितनी बताई थी तुम्हें? तो ये भी 1.5 D नॉट हो गई, तो इस तरफ वाली भी कितनी होगी, दोनों को जोड़ोगे कितना हो गए? अब इसके लिए फॉर्मूला लगाया है मैंने 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस, ऊपर वाला नीचे वाला प्लस कर देना। चलो अब बोल्ट वैल्यू बोले या बोल्ट स्ट्रेंथ बोले, देखो आपके पास क्या रहता है,
वो आपके पास मिनिमम निकाला जाता है। मिनिमम किसका निकाला जाता है आपके पास? शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। एंड दूसरा आपके पास क्या रहता है? बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके, इन दोनों की वैल्यू निकालो, जो भी मिनिमम आ रहा होगा उसको यहाँ पे ले लेना। वो वैल्यू क्या कहलाएगी? या तो बोल्ट वैल्यू कहलाएगी या बोल्ट स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, बट वो स्ट्रेंथ कैसे है? वो स्ट्रेंथ कहाँ बोला मैंने? विड्थ बोला। तभी मैं कहता हूं कि पहले सुन लो करो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा था कि विड्थ ऑफ प्लेट क्या होगी। मैंने क्या कहा था कि अगर बोल्ट के सेंटर पे होल है तो आपके पास प्लेट की विड्थ कितनी होगी? हाँ, जो आपके पास पीबी है, मान की जो बोल्ट की स्ट्रेंथ है वो आपके पास प्लेट से कम रहती है। कोई बात नहीं सुदीप, तुम्हारे लिए ही है यहाँ पर समझाने के लिए, बस सुन लिया करो, समझ तो अपना आप ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर? जब भी आपसे बोल्ट वैल्यू बोलेगा तो इन दोनों का क्या होगा? मिनिमम। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही होगी वो क्या कहलाएगी? बोल्ट वैल्यू या बोल्ट स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्लियर? क्या बना लो इसको फिर। ठीक है, चलो अब आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाता है। कैलकुलेट दी बोल्ट वैल्यू, लिखिए कैलकुलेट दी बोल्ट वैल्यू। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू ऑफ गिवन अरेंजमेंट। कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू ऑफ गिवन अरेंजमेंट। यहां से फोर्स लग रहा है P, यहां पे कोई बोल्ट लग रहा होगा, इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 12 mm। ठीक है, और ये जो है वो आपके पास है कितना? 10 mm। Calculate the bolt value of given arrangement and given diameter of bolt and given dia of bolt 20 mm, dia of bolt कितना mm है? 20 mm। एंड दूसरा जो ग्रेड ऑफ बोल्ट है, ग्रेड ऑफ बोल्ट है वो कितना है? 4.6 mm। ठीक है, आपको बोल्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था? अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जो भाई बोल्ट वैल्यू है वो आपके पास किन की मिनिमम होगी? एक तो शियर स्ट्रेंथ की और दूसरा किसकी होगी? बियरिंग स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो मैं पहले किसका निकाल रहा हूं? शियर स्ट्रेंथ का निकाल रहा हूं। ठीक है, किसका निकाल रहा हूं? शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। एक बात बताइए, क्वेश्चन में कहीं पे बताया कि फेल कहां से हो रहा है? भाई ये बताइए, कहीं से क्वेश्चन में बताया क्या कि फेल कहां से हो रहा है? नहीं ना। तो बेटा हम कहां से लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास लैप जॉइंट है उसके अंदर शियर प्लेन कितने आते हैं? 1 आते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा? 1। और यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ए नेट लिखूंगा। क्यों? मैंने ए सेफ क्यों नहीं लिया? मैंने ए शैंक क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां से मेरा डिजाइन इकोनॉमिकल बनेगा और स्टील को इकोनॉमिकल नहीं बनाते, वो तो पहले ही अनइकोनॉमिकल है। तो हमें डिजाइन को कैसा बनाना है? सेफ बनाना है। और सेफ बनाने के लिए बेटा क्या लेंगे? ए नेट लेंगे। क्लियर? क्या
लेकिन ऊपर वाली से लेंगे ना, ऊपर वाली का थिकनेस कम है। भाई शियर कैपेसिटी में थिकनेस ऑफ प्लेट कहां मैटर करती है, ये बताओ पहले तो। सचिन बेटा पहले तो ये बताओ, ऊपर वाली प्लेट से शियर कैपेसिटी कब मैटर करती है? वो तो आपके पास बियरिंग कैपेसिटी थी ना भाई। शियर वाला वेट मैटर कहां पे करता है? थिकनेस पे। मेरे को तो ये बताओ पहले। वहां पे फेलियर तो बोल्ट का होता है ना, तो तुम प्लेट क्यों बोल रहे हो? मैं तब भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं, तुम सोचो पहले कि क्या पूछ रहे हो, और उसके बाद तुम्हें, मुझे लगता है तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मैं शियर बता रहा हूं, तुम बियर के बारे में पूछते हो बार बार। शियर में कौन फेलियर होता है पहले बताओ। अब शियर में फेल कौन होता है? बोल्ट होता है। तो FUB, और जहां अल्टीमेट आ गया क्या रखोगे? 1.25। मैं कौन सी स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं? तो किससे डिवाइड करोगे? क्लियर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1 इंटू ए नेट का फॉर्मूला 0.78 π/4 डी का स्क्वायर इंटू बोल्ट कितना है भाई, ग्रेड कितना है? ग्रेड 4.6। तो भाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना हो गया? 400 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। और जो आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी? 400 इंटू 0.6 कितनी होगी? 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? यहाँ रखूंगा मैं 400 1.25 1/√3। तो कितना आंसर निकलेगा? 45.27 किलो न्यूटन। ये वैल्यू किसका है? ये है शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, वो भी एक बोल्ट का है। ठीक है, ठीक है। यहां पे अब दूसरा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? 2.5 kb d इंटू टी मिनिमम। और बियरिंग में किसका फेलियर होता है? बोल्ट का या प्लेट का? बियरिंग में किसका फेलियर हुआ था? बोल्ट का या प्लेट का? प्लेट का। तो FUP, और जहां पे अल्टीमेट आ गया वहां डिवाइड करोगे किससे? 1.25 से। किससे डिवाइड करोगे? 1.25 से। अब हमें किसका वैल्यू नहीं पता? KB का वैल्यू नहीं पता। तो भाई KB का वैल्यू मैंने क्या बताया था? 4 तरीके से निकालोगे। पहला था E/3D0, और अगर ये E गिवन नहीं है तो बेटा कितना लोगे? 1.5 D0 अपॉन में 3D0। वैल्यू कितना आएगा? 0.5। क्या लिखोगे? E क्या लिखोगे? If E is not given, not given, then take E equal to 1.5 D0 and P equal to 2.5 D. Okay. ठीक है, और P का वैल्यू 3D0 माइनस 0.25। बेटा होल बताओ, क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ है? 20 का बोल्ट है तो बताओ होल कितने का होता? होल बताओ कितने का होगा? 20 का बोल्ट है तो होल, हाँ 22 का। बिल्कुल सही जवाब। P का वैल्यू 2.5 D कितना है? 20। D0 3 इंटू 22 माइनस
0.25 कितना वैल्यू आ रहा है बताओ, कितना वैल्यू आ रहा है यहां से निकाल के बताओ मुझे। FUB डिवाइड बाय FUP कितना आएगा, 400 डिवाइड बाय 410 कितना आ गया, 0.97 आ गया, और यहां से आ गया 0.51। तो KB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5। KB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो रख दो 2.5, KB का वैल्यू 0.5, डायमीटर ऑफ बॉल 20, कम वाला कौन सा प्लेट है, 10 का, प्लेट ऑफ स्ट्रेंथ, प्लेट की स्ट्रेंथ 410 और 1.25 निकालो कितना आ रहा है, 82 किलो न्यूटन। ये वैल्यू हो गई बियरिंग स्ट्रेंथ की। +2 करते हैं जब थिकनेस 10 mm है। संदेह बेटा क्या कह रहे हो तुम, 10 mm कब आ गया, लास्ट लाइन तो लिखने दो भाई, लास्ट लाइन तो लिखने दो। हैंस बोल्ट वैल्यू इज 45.27 किलो न्यूटन। ओके, अरे होल में कब प्लेट की बात होने लग गई यार, अरे मनमोहन बेटा यहां प्लेट है बेटा, और मैंने कब कहा कि वहां पे 240 लेना है, मनमोहन बेटा ये प्लेट की स्ट्रेंथ है, और जो ग्रेड होती है वो बोल्ट के लिए होता है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो आपके पास ये नहीं आते, वो क्वेश्चन या तो देखो इनमें से एक ही क्वेश्चन आता है, वो आपको यही क्वेश्चन देकर, यही अरेंजमेंट देकर, ये वाला अरेंजमेंट देकर कह देगा बियरिंग स्ट्रेंथ बताओ, कह देगा बियरिंग स्ट्रेंथ बताओ, या फिर कह देगा शियरिंग। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, बट अब आपको पता होगा बेटा, अब आपको पता होगा। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था और मैंने क्या कहा था, 10 में से 9 क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल सही हैं। इस बार के सारे क्वेश्चन थे आपके पास, जितने भी हुए, जो RSMB में राजस्थान का पेपर हुआ उसके भी सारे क्वेश्चन थे, जो आपके पास SSC का हुआ उसके भी सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में थे। ठीक है, देख लेना नोट्स आपके पास जब बन जाए। बात क्या है, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, ये न्यूमेरिकल वाला आप पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप सही कर पाओगे, कैलकुलेशन सही कर पाओगे, नहीं तो आपकी गलती होगी, वो मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी बात, 7 बजे आपका एक YouTube पे सेशन है पंकज सर का, देख लेना। उसमें कुछ चीज है जो आपके लिए जरूरी है, उसमें सर बताएंगे, देख लेना। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की रहेगी। ठीक है, तो जस्ट मेरी क्लास के जस्ट बाद ही YouTube पर वो स्टार्ट होगा, तो आप देख लेना। ठीक है, हाँ पंकज सर का इंटरव्यू नहीं है बेटा, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, आप सभी लोगों के लिए, तो देख लेना, आपके लिए जरूरी है वो। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास जो 8 बजे जो क्लास होगी वो आपके पास, ठीक है, वो आपके पास किसकी होगी, करंट अफेयर की आपकी क्लास होगी 8 बजे। हाँ उन्हीं का है। ठीक है, चलिए, हाँ YouTube पर। निम्बस पे नहीं बेटा, YouTube पर होगी, YouTube पर।
अच्छा, करंट अफेयर वाली तो यहाँ पर है और पंकज सर का सेशन यूट्यूब पर है। निम्बस वाली क्लास तो यहीं पर ही है तुम्हारी। हाँ, तो वो आज है आपके 8 बजे से, ठीक है। और अभी पंकज सर का सेशन है 7 बजे से, तो आप सभी एक बार वहां पर आ जाना 7 बजे के बाद, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो जरूरी भी है। पता नहीं, वो आपको बता देंगे जब क्लास लोगे आप, तब पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब आपके पास देख रहे हो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास क्वेश्चन रहेगा, एक तो बेयरिंग कैपेसिटी का और एक आपके पास रहेगा आपके पास शियर स्ट्रेंथ का। तो उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके पास बात करेगा किसके लिए, बोल्ट वैल्यू या बात करेगा बोल्ट स्ट्रेंथ। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो मैं आपको हाँ निम्बस पे ही, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर यही क्वेश्चन अगर वो आता है तो आप इस क्वेश्चन को कितनी तेजी से कर पाओगे, ठीक है। ये आपके पास ट्रिक है। इफ द वन shear plane, if the one shear plane in the, if one shear plane in the connection, then bolt value is always, bolt value is calculated from the shear strength of bolt, calculate from the shear strength of a bolt। ओके, याद रखना जब भी आपके पास एक shear plane होता है, ठीक है, जब भी आपके पास एक shear plane होता है तो आपके जो बोल्ट वैल्यू है बेटा वो कहां से लाई करेगी, वो कहां से लाई करेगी, हमेशा shear स्ट्रेंथ से लाई करेगी। क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है क्या यहां तक? बताइए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये ट्रिक लिख लिया, देखो वहां पे कैलकुलेशन करोगे जो लेंथी रहेगा तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए हम ये चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब आपको 2 कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो अब इसके आगे की बात करते हैं। अब देखो हमने लैप जॉइंट पढ़ लिया, हमने आपके पास बट जॉइंट पढ़ लिया। बट जॉइंट मैंने सिंगल कवर और बट कवर दोनों ही बता दिए कि कैसा होगा। अब दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि भाई इन दोनों में से बेटर कौन सा है। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास चॉइस है कि आपको लैप जॉइंट प्रोवाइड करना है या बट जॉइंट, तो आप उसमें किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बताइए, लैप को या बट को। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे कोई कनेक्शन बनाना है तो मैं लैप बनाऊं या बट बनाऊं, तो आप मुझे कौन सा बताओगे, कौन सा बताओगे, बट। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों? डिसएडवांटेज ऑफ लैप जॉइंट, बताइए बेटा। बट आपने क्यों बताया, बट को आपने प्रेफरेंस क्यों दिया ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो दिखाते हैं तुम्हें। अब आपके पास क्या होता है, मैं बात कर रहा हूं डिसएडवांटेज लैप जॉइंट की। देखिए अब आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास एक प्लेट हो गया, ये आपके पास दूसरी प्लेट हो गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि आपने यहाँ पे एक बोल्ट लगा दिया इस तरीके से, यहाँ पे आपने एक बोल्ट लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। ये रहा आपके पास बोल्ट। अब आपके पास क्या होता है कि भाई मैंने जब लोड लगाया इसके ऊपर, जब मैंने इसके ऊपर लोड लगाया P अमाउंट का,
तो ये P फोर्स इस तरीके से ट्रांसफर होता हुआ बोल्ट के अंदर से यहां से निकल जाता है दूसरी प्लेट से। हाँ, इसेंट्रिसिटी नहीं होती, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है राजश्री जोरा। हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर बोला है। अब आपके पास क्या होता है कि एक फोर्स यहां से ट्रांसफर हो रहा है और एक फोर्स यहां से ट्रांसफर होता है। बेटा इन दोनों फोर्स के बीच में क्या जनरेट हो चुकी है, क्या जनरेट हो चुकी है, इसेंट्रिसिटी। अब आपके पास क्या होगा, मेरा भी देख लो सर, मेरा भी देख लो सर, स्ट्रेंथ पॉइंट करना होगा। देख तो लिया बेटा तुम्हारा, देख तो लिया कि सर स्ट्रेंथ फाइंड करने में नॉमिनल डाया यूज करते हैं। हाँ ठीक है, क्लियर। एल के का भी सही था, ठीक है। चलिए, ये वाला P और ये वाला P, इन दोनों के बीच में बेटा आपके पास क्या होती है, इसेंट्रिसिटी जनरेट होती है। अब आपके पास क्या होता है, ये इस इसेंट्रिसिटी के कारण से एक जनरेट होने वाला है कपल। कब बड़े होंगे आप लोग, तुम कब बड़े होंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे P फोर्स लग रहा है, यहाँ इन दोनों के बीच में जनरेट हो रही है इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या करने लगेगा कि यहाँ से एक मोमेंट जनरेट करेगा P इंटू ई अमाउंट का मान लो, या ये P इंटू ई अमाउंट का मान लो। तो ये आपके पास जनरेट करता है किसको, एक मोमेंट को जनरेट करता है जो कितना होता है P इंटू ई, और इसे ही क्या बोलते हैं आपके पास, कपल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये जनरेट करेगा तो ये इस तरफ जाएगा और ये जनरेट करेगा तो इस तरफ जाएगा, तो ये इस तरीके से एक कपल बना देता है। जो क्या बना देता है, कपल बना देता है। और जब भी आपके पास ये जो जनरेट हो रहा है मोमेंट, वो अगर आपके पास कनेक्शन पे आ गया तो बेटा याद रखना, वो उसकी लोड की कैपेसिटी को कम कर देगा। जहां वो 100 किलो न्यूटन तक का लोड ले सकता था ना, अब वो 100 पे नहीं, वो उससे पहले ही फेल हो जाएगा। इस कारण से ये जो आपके पास इसेंट्रिसिटी होती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पे एक बोल्ट लगा था वहां पे नंबर ऑफ बोल्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे ये मोमेंट रोकना है तो आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारे पैसे क्या लग जाएंगे, ज्यादा। तो आपके पास जो ये डिजाइन होता है लैप वाला, वो बट के कंपेयर में कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसी कारण से हम इसको अवॉइड करते हैं और ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, बट वाले को, क्योंकि उसमें ये इसेंट्रिसिटी नहीं होता। ठीक है, डायग्राम बना लो, उसके बाद लिखते हैं। डायग्राम बना लीजिए वाला। ठीक है, बस इसके स्टेटमेंट लिख लीजिए एक बार, इसके स्टेटमेंट लिख लीजिए, ठीक है, इसके स्टेटमेंट लिख लीजिए। इन लैप जॉइंट, इन लैप जॉइंट there will be some amount of, there will be some amount of eccentricity, some amount of eccentricity generated, some amount of eccentricity generated, that generate a couple which reduce the strength of bolt। ठीक है, ठीक है बेटा। इकोनॉमिकल कैसे नहीं, इकोनॉमिकल नहीं, अनइकोनॉमिकल बोल रहा हूं बेटा, अनइकोनॉमिकल बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि यहां पर जब इसकी इस इसेंट्रिसिटी को मैं हटाऊंगा तो यहां पे बोल्ट क्या लगाएंगे, ज्यादा, इस कारण से अनइकोनॉमिकल होगा। हाँ, तो कवर प्लेट लग गया ना,
ठीक है। अब इसका जो रिमूवल है कि अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो हम बात कल करेंगे, ठीक है। बात कब करेंगे? कल करेंगे इसका। चलिए, और आप सभी लोग YouTube पर आ जाना, अब पंकज सर का सेशन है, वहां पर आपसे पंकज सर मिलेंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट। रिवीजन कर लेना बेटा, ठीक है, रिवीजन करना यहां तक। करंट अफेयर की टाइमिंग बेटा 8 बजे से है, करंट अफेयर का टाइमिंग 8 बजे से है, ठीक है।